और देहरादून से इस वक्त एक अहम खबर हमें मिल रही है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। बिना विज्ञापन निकाले ही श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में नियुक्ति हुई। सहायक अध्यापक को विश्वविद्यालय का सहायक कुल सचिव बनाया गया। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के मित्र बताए जा रहे हैं सहायक अध्यापक। मंत्री जी के मित्र होने का सहायक अध्यापक को फायदा मिला। बिना विज्ञापन निकाले ही नियुक्ति हो गई, ये इस वक्त एक बड़ा सवाल है। और जिसकी नियुक्ति हुई है वो मंत्री जी के करीबी बताए जा रहे हैं। सहायक अध्यापक को विश्वविद्यालय का सहायक कुल सचिव बनाया गया है। हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, बताइएगा किस तरह के आरोप लग रहे हैं? बिना विज्ञापन निकाले एक नियुक्ति होती है और जिसकी नियुक्ति होती है वो भी मंत्री जी का करीबी बताया जा रहा है। अच्छा, देखिए, ये मामला अभी पिछले 8 जून का है। 8 जून या 7 या 8 जून के आसपास इसका शासनादेश जारी किया गया, बहुत गोपनीय तरीके से, किसी को पता भी नहीं चला। और देखिए, प्रोसेस ये होता है कहीं भी जाने का, ये नियुक्ति नहीं है, ये प्रतिनियुक्ति है। डेपुटेशन पर इनको विश्वविद्यालय में सहायक कुलसचिव के पद पर लिया गया है। और प्रोसेस ये है, एक प्रक्रिया के तहत ये होता है कि विज्ञापन निकाला जाता है विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कि हमारे यहाँ सहायक कुलसचिव का पद खाली है, इस पर इस वेतनमान का कोई भी व्यक्ति जो सरकार में कार्यरत है वो आवेदन कर सकता है। और उसके बाद फिर आवेदन होते हैं, फिर इंटरव्यू होता है और फिर उनमें से छटनी करके किसी एक योग्य व्यक्ति को वहां पर बैठाया जाता है। लेकिन अब शासन के जब अधिकारियों से पूछा गया, वो इस बात की दलील तो दे रहे हैं कि उनका सहायक अध्यापक का वेतनमान सहायक कुल सचिव के बराबर है, इसलिए हो सकता है। लेकिन विज्ञापन क्यों नहीं निकाला गया, आवेदन क्यों नहीं लिए गए, तो इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। और यहाँ सचिवालय से लेकर उच्च शिक्षा के तमाम निदेशालय और पूरे महकमे में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि जो सज्जन इस सहायक कुल सचिव के पद पर बैकडोर से नियुक्त किए गए हैं वो मंत्री जी के सहपाठी भी रहे हैं और उनको मंत्री के करीबी होने का लाभ मिला है। तमाम तरह की चर्चा यहाँ पर हो रही है। और वैसे तो हो सकता है कि उनका वेतनमान उनके समान रूप से बराबर हो, लेकिन ये बैकडोर एंट्री है। और विश्वविद्यालय एक व्यक्ति जो प्रारंभिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा का प्रवक्ता है या सहायक अध्यापक है, वो उच्च शिक्षण संस्थान में कुल सचिव कार्य बिल्कुल। और इसी तरह के सवाल जो है वो लोग उठा रहे हैं और चर्चाएं यही कि मंत्री जी के करीबी होने का फायदा क्या उनको दिया गया। शुक्रिया जानकारी के लिए जी। उधर गाजियाबाद मामले के बाद ट्विटर पर दर्ज हो गया है मुकदमा। आईटी नियम नहीं मानने के बाद इंटरमीडिएरी स्टेटस हटा दिया गया है ट्विटर का। पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ पहला केस दर्ज किया है। फेक वीडियो को मैनिपुलेटेड करार न देने पर ट्विटर के खिलाफ ये केस दायर किया गया है यूपी के गाजियाबाद के अंदर। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्विटर का इंटरमीडिएरी स्टेट भी हट गया है। आईटी नियम, भारत का आईटी नियम ना मानने के लिए ट्विटर का इंटरमीडिएरी स्टेटस हटा दिया गया है। गाजियाबाद मामले के बाद ट्विटर पर मुकदमा दर्ज हुआ। न सिर्फ ट्विटर पर बल्कि उन लोगों के खिलाफ भी जिन्होंने इस फेक वीडियो को एक इंटेंशन के तहत फैलाया और माहौल खराब करने की कोशिश की। तमाम धाराएं उन पर लगाई गई हैं। फेक वीडियो को मैनिपुलेटेड करार न देने पर ट्विटर के खिलाफ अब केस दर्ज हुआ है यूपी के गाजियाबाद में। दरअसल पूरा मामला गाजियाबाद के लोनी प्रकरण से जुड़ा है, जहां पर एक बुजुर्ग का वीडियो वायरल हुआ था और ये आरोप लगाया गया था। इस वीडियो में वो ये कहते नजर आए थे कि जय श्री राम ना कहने पर कुछ लोगों ने उनकी पिटाई की, उनकी दाढ़ी को काट दिया गया, उन पर बुरी तरह से बर्बरता की गई। लेकिन बाद में ये पूरी घटना झूठी साबित हुई और मामला सामने आया कि दरअसल आपसी रंजिश में ताबीज बनाने वाले ये बुजुर्ग, किसी को इन्होंने ताबीज दिया था और उसका असर नहीं हुआ, इसीलिए उन लोगों ने मिलकर इनको पीटा था और आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये पूरी कहानी झूठी निकली, लेकिन इस वीडियो को बार बार सर्कुलेट किया गया था। ट्विटर जो कि मंच बना इस पूरे वीडियो के सर्कुलेशन का, और मैनिपुलेटेड मीडिया की कैटेगरी में भी उस पोस्ट को नहीं डाला गया यूपी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बावजूद। और इसी सब को आधार बनाकर इस फेक वीडियो को मैनिपुलेटेड करार ना देना, माहौल खराब करने की कोशिश होना, इन तमाम धाराओं में यह मामला दर्ज किया गया है। और चलिए, इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अविनाश तिवारी दिल्ली से हैं और साथ ही शक्ति सिंह गाजियाबाद से, जहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ। लेकिन सबसे पहले रुख हम अविनाश तिवारी का करेंगे। अविनाश, ना सिर्फ मामला दर्ज हुआ है ट्विटर पर और उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस वीडियो को किसी इंटेंशन के तहत माहौल खराब करने के लिए सर्कुलेट किया, बल्कि ट्विटर का इंटरमीडिएरी स्टेटस भी चला गया है। सरकार सख्त हो गई है ट्विटर पर।
बिल्कुल आस्था, अगर बात करें तो केंद्र सरकार लगातार ट्विटर को कई नोटिस जारी किया जिसमें उसको भारत के नए आईटी एक्ट मानने के लिए कहा गया। इसके साथ साथ ट्विटर को यह भी कहा गया था कि वो भारत के अंदर एक अपना मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करे, जिससे कि भारत में अगर केंद्र सरकार को कोई जानकारी चाहिए या फिर जो यहाँ के यूजर्स हैं उनको कोई समस्या होती है तो ट्विटर के उस अधिकारी से संपर्क कर सके। लेकिन ट्विटर ने अभी तक उन नियमों को नहीं माना। इसके साथ साथ अगर बात करें तो संसदीय समिति के सामने भी कई बार पेश होने के लिए ट्विटर को नोटिस जारी किया गया, ट्विटर के प्रमुख को नोटिस जारी किया गया, लेकिन ट्विटर की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। और एक नहीं कई बार ऐसे हुए हैं कि जब बीजेपी या केंद्र सरकार के खिलाफ इस तरीके से कोई वीडियो जारी होता है तो उसको ट्विटर तुरंत मैनिपुलेट कर देता है या उसको तुरंत बैन कर देता है। लेकिन वही जब केंद्र सरकार के खिलाफ कोई आलोचना का वीडियो जारी होता है तो उस पर किसी भी तरीके कोई मैनिपुलेट वीडियो नहीं लगाता है और इसके साथ साथ ना उसको बैन करता है। लिहाजा जो भारत के नए आईटी एक्ट हैं उसको ना मानने के एवज में केंद्र सरकार ने जो धारा 79 के तहत छूट मिलती है तमाम सारे सोशल मीडिया साइट्स को कि वो किसी भी केस में पार्टी नहीं बन सकती है, उसको ट्विटर से वापस ले लिया है। ट्विटर ही एकमात्र भारत में ऐसा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का जिसको आईटी प्रोटेक्शन एक्ट अब नहीं दिया जा रहा है। बाकी सभी प्लेटफॉर्म को आईटी प्रोटेक्शन एक्ट दिया जा रहा है क्योंकि बाकी सभी ने केंद्र सरकार के नई आईटी एक्ट के नियमों को मान लिया है। ट्विटर ने अभी तक नहीं माना। हालांकि ट्विटर लगातार वो कह रहा है कि केंद्र सरकार की हम जो तमाम सारी गाइडलाइंस है उसका हम पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट टू प्राइवेसी का बार बार वो हवाला दे रहा है, लेकिन अभी कानून मंत्री और इसके साथ साथ जो आईटी मिनिस्टर है रविशंकर, उन्होंने खासतौर से ट्वीट किया है ट्विटर को लेकर कि वो अब केंद्र सरकार की जिस तरीके से गाइडलाइंस थी उसको नहीं मान रहा है, तो अब ट्विटर को ज्यादा छूट नहीं मिलेगी राइट टू फ्री स्पीच के तहत, क्योंकि किसी भी देश का कानून मानना उसका हक है। और ट्विटर जिस तरीके से पिछले कई दिनों से कानून की अवहेलना कर रहा था भारत का, उसके खिलाफ अब कार्रवाई होगी, कोई अब उसको ढील नहीं दी जाएगी। इसी के बाद जब ये आईटी एक्ट हटाया गया तो उसके बाद फिर बाइली जो एफआईआर है ट्विटर के खिलाफ वो गाजियाबाद में दर्ज कर ली गई है। अब ट्विटर के जो तमाम सारे अधिकारी हैं उनको पेश होना पड़ेगा, अगर वो नहीं पेश होते हैं तो आगे और कार्रवाई हो सकती है ट्विटर पे। बिल्कुल, और इसी फैसले के साथ वो इम्यूनिटी भी खत्म हो गई, जिसके बाद अब ट्विटर का स्टेटस एक पब्लिकेशन की तरह माना जाएगा। और आपको बता दें, गाजियाबाद में बीते दिनों एक बुजुर्ग के पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और इस मामले में यूपी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। सरकार के आदेश पर ट्विटर समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि एक वीडियो को प्रचारित किया गया जिसमें एक विशेष समुदाय के बुजुर्ग को निशाना बनाया गया, उनकी पिटाई की गई। आमतौर पर ट्विटर ऐसी भ्रामक खबरों को डिलीट कर देता है, लेकिन इस मामले में ट्विटर ने ऐसा नहीं किया। लिहाजा सरकार के आदेश पर ट्विटर समेत 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। ये घटना 5 जून की है। इसके बाद पीड़ित बुजुर्ग ने 7 जून को अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। तो गाजियाबाद में बुजुर्ग के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इस मसले पर गाजियाबाद एसएसपी ने साफ कर दिया कि यह घटना व्यक्तिगत कारणों से हुई। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि इस घटना के पीछे की वजह क्या है। यह घटना किसी धार्मिक कारण से होना कतई नहीं पाया गया। व्यक्तिगत कारणों से यह घटना हुई है और इसीलिए किसी संप्रदाय की भूमिका इसमें नहीं आ रही है। पूरे मसले पर एसपी अमित पाठक ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। गाजियाबाद के लोनी के वायरल वीडियो की आखिरकार क्या सच्चाई है, ये बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी गाजियाबाद अमित पाठक जी। सर, एक वीडियो काफ़ी वायरल था और क्या सच्चाई सामने निकल कर के आई सर उस वीडियो की? इसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट हुई है। जिन लोगों ने मारपीट करी है हमने उनको चिन्हित कर लिया। उसमें ऑलरेडी 3 लोगों को हमने जेल भेज दिया है और बाकी लोग के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। और ये घटना पीएस लोनी बॉर्डर गाजियाबाद में पड़ती वहाँ की है, जिसके संदर्भ में एक एफआईआर 7 तारीख को लिखी हुई थी, जिसमें एफआईआर में हालांकि किसी का नाम और कारण क्यों मारपीट की गई नहीं लिखा हुआ था और घटना का सीक्वेंस भी ठीक नहीं लिखा था। तो इसलिए पुलिस को थोड़ा फाइंड आउट करने में, जब फाइंड आउट किया तो हमको एक्चुअल सीक्वेंस उसमें पता चला। और ये एक तावीज़ को लेकर के जो एक पक्ष है उसके दिमाग में इनके प्रति नाराज़गी का भाव था कि इन्होंने जो तावीज़ बना करके दिया वो इनके किसी विपक्षी से मिल करके कुछ ऐसा तावीज़ दिया जिससे उनको जो अपेक्षित फ़ायदा था वो नहीं हुआ, नुकसान हुआ। उसके चलते जो मुख्य एक्यूज्ड है उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के ये घटना कारित करी, जिसको हम लोगों ने संज्ञान लिया। ऐसे में 3 लोगों को हम लोगों की गिरफ्तार करके जेल भेजा है। शेष की गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर जो खबर चलाई गई वो अब तक की जांच से बिल्कुल वेरीफाई नहीं हो रही है, कोरिलेट नहीं हो रहे हैं फैक्ट्स। तो ऐसे में सोशल मीडिया पे खबर चलाया जाना किसी गलत उद्देश्य की तरफ इंडिकेट करता है। ऐसे क्यों ये करनी पड़ी कार्रवाई लोगों को सोशल मीडिया पर, इसको संज्ञान में लिया गया है। कम्युनल हार्मनी, पीस, ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब करने का जो प्रयास किया गया है
उस पे जो रेलेवेंट सेक्शन है उसमें हमने 7 लोगों के खिलाफ ट्विटर इंडिया के खिलाफ कल FIR लिखी है। हमारी टीम अभी भी मॉनिटर कर रही है। जो लोग जानबूझ करके गाजियाबाद में कम्युनल हार्मनी पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस पूरी घटना के अंदर कौन कौन से संप्रदाय के लोग मौजूद थे, क्योंकि इसको एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई? देखिए, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, ये घटना व्यक्तिगत कारण से हुई। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये घटना का पीछे की वजह क्या है। तो ये घटना किसी धार्मिक कारण से होना कतई नहीं पाया गया है और ये व्यक्तिगत कारण से हुई है, इसलिए संप्रदाय की भूमिका इसमें नहीं आ रही है। जो मारपीट करने वाले लोग थे उसमें भी 2 संप्रदाय के लोग थे, तो धार्मिक एंगल होना कतई नहीं पाया गया है अभी तक की जांच से, और जो कारण हमें बताया गया है तो इसके अभी भी जांच चल रही है और शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। आखिरी सवाल मेरा ये कि आपने बताया कि जो पीड़ित है उसने आरोपियों के नाम FIR में नहीं लिखवाए, तो कहीं ना कहीं उसकी भूमिका भी सवालों के घेरे में संदिग्ध है। ये बात सोचने वाली है कि जब पूर्व से अच्छा परिचय था तो FIR में अज्ञात नाम लिखाया गया और जो बताया गया कि जंगल में ले जाया गया, तो जंगल में ये जो जहाँ मारपीट हुई है ये एक कॉलोनी के बस्ती के बीच की एक जगह मकान है, इसके चारों तरफ मकान है, तो सीक्वेंस भी गलत उसमें कोटेड है। तो ये सब हम वेरीफाई कर रहे हैं, तो ये बात क्लियर हो गई कि जो सीक्वेंस FIR में था जैसा था वैसा नहीं पाया गया और इसके पीछे जो पब्लिश हुआ सोशल मीडिया पर वो भी सही नहीं है। तो इसमें कई फैक्ट्स ऐसे हैं जो गलत रखे गए पुलिस के सामने, इसीलिए जो है उसकी डिटेल इंक्वायरी की आवश्यकता है। थे SSP गाजियाबाद अमित पाठक जी, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि अभी उन लोगों को और चिन्हित किया जा रहा है जो लोग सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहे हैं। इसके अलावा साफ तौर पर इन्होंने बताया कि जो पीड़ित है उसने फैक्ट्स FIR के अंदर सही नहीं बताए थे, जबकि वो आरोपियों को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले के अंदर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और बाकियों की तलाश की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं गाजियाबाद से। हमारे संवाददाता शक्ति सिंह इस पर नजर बनाए हुए हैं। शक्ति, FIR दर्ज हो गई है, कुछ लोगों की अरेस्टिंग भी हुई है, आखिर कौन है वो लोग और क्या मंशा थी? क्या जानबूझकर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई इस पूरे मामले में? ये देखिए, बिल्कुल इसमें 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। वह कल रात ही FIR दर्ज हुई है। इसमें ट्विटर सहित वो लोग हैं जो लोग इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल के, ट्विटर पर डालकर और ऐसा माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे कि जिससे कि कहीं ना कहीं दंगा फैल जाए। तो उन लोगों के खिलाफ तो अभी FIR ही दर्ज हुई है और जो लोग उस बुजुर्ग को पीटने वाले थे उनकी गिरफ्तारी इसमें पहले ही हो गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब ये ट्विटर पर FIR हुई है और उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है जो लोग माहौल बिगाड़ना चाहते थे। और गाजियाबाद के SSP का भी ये भी कहना है कि ये जो FIR में जो नाम है ये अंतिम नहीं है, तो यानी कहीं ना कहीं इसमें और भी नाम आएंगे और भी कुछ बड़े नाम इसमें आ सकते हैं कि जो लोग, जिन लोगों ने लगातार इस वीडियो को डालकर जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं ये गाजियाबाद के SSP ने ये भी एक चेता दिया है कि इन लोगों के खिलाफ भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इसमें जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है उनकी अभी इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। SSP का ये कहना है कि उन्हें पहले नोटिस भेजा जाएगा। जिस तरीके की इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं वे धाराएं बड़े ही गंभीर है और माहौल बिगाड़ने के जो सांप्रदायिक जो माहौल है, जो सांप्रदायिकता है, उसे फैलाने की इसमें कोशिश की गई है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे जो ये मामला निकल कर आया है वह ये मामला निकल कर आया है जो बुजुर्ग के साथ जो मारपीट का मामला था वह 5 तारीख का था। इसमें FIR 7 तारीख को होती है, लेकिन जिस FIR दर्ज होती है उस FIR में कहीं भी ये बात नहीं लिखी हुई थी कि मुझसे जय श्री राम के नारे लगवाने की बात की गई है या कोशिश की गई है। उसके बाद जब बुजुर्ग के साथ कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ नेता आ जाते हैं, लोकल नेता आ जाते हैं, लोकल बॉडी के नेता आ जाते हैं, तो उन लोगों ने इसे बिल्कुल, और पूरे मामले में अब ये भी पता लगाया जाना चाहिए कि वो लोग कौन थे जिन्होंने जानबूझकर इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की और उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए पूरे मामले पर। तो गाजियाबाद मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष के सवाल खड़े करने के बाद अब यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट करके हमला बोला है। गाजियाबाद की घटना पर यूपी सरकार का विपक्ष पर निशाना। देखिए क्या लिखा सिद्धार्थनाथ सिंह ने। लोनी की घटना को लेकर सिद्धार्थनाथ सिंह का ट्वीट सामने आया है और उन्होंने लिखा है कि सांप्रदायिक शक्तियों का गढ़ नहीं बनने देंगे। लोनी की घटना को सांप्रदायिक रंग देकर विपक्ष यूपी में खासतौर पर 2022 में सत्ता में आने के लिए बेताब है। भाजपा सरकार सांप्रदायिक शक्तियों का गढ़ यूपी को नहीं बनने देगी।
तो बुजुर्ग को पीटने के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद स्थानीय विधायक ने विपक्षियों पर हमला बोला है। लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ रासुका लगाने और गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बता दें कि दोनों ने इस मामले में ट्वीट किया था। विधायक ने तत्परता से कार्रवाई करने के लिए पुलिस की तारीफ की। लोनी में एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति के साथ जो घटना हुई उसमें पुलिस ने कठोर कार्रवाई की है, लेकिन कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी और ओवैसी द्वारा जिस तरह भगवान राम के लिए, राम भक्तों के लिए कहा गया, उसकी मैं निंदा करता हूं और मैं मांग करता हूं कि इन्होंने ट्वीट करके जिस तरह से भड़काने का काम किया, भगवान राम के भक्तों को पसंद उठाने का काम किया, कि देश में दंगा कराने की जो लगातार साजिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ रासुका के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, जिससे कि भविष्य में इस तरह की कोई घटनाएं ना हो। लोनी के अंदर पूरी तरह से अमन चैन है और हम सब लोग यहाँ मिल करके रहते हैं। यहाँ किसी की जरूरत नहीं है जो फालतू की बात करेगा, और राहुल गांधी की और ओवैसी की लोनी में कोई जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं आगे। गंगा नदी में नवजात बच्ची के मिलने से जुड़ा ये मामला है। एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। सरकार ने संज्ञान लिया है। बच्ची की मदद को लेकर आगे आए हैं सीएम योगी, और बच्ची को लेकर सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। 21 दिन की मासूम बच्ची का खर्च उठाएगी यूपी सरकार। सरकार उठाएगी नवजात के पालन पोषण का पूरा खर्च। नवजात को बचाने वाले नाविक को भी सरकारी मदद दी जाएगी।